शुरू करते हैं। कुछ अरसा पहले मुझे एक काम के सिलसिले में अपने शहर से काफी दूर एक दूसरे शहर जाना पड़ा। जहां जाना था उसकी मुसाफत हमारे शहर से 16 घंटे की थी। मैंने रेलगाड़ी के सफर का जरिया बनाया। काम से फरागत में 3 दिन लग गए। अपने काम निपटाकर मैंने वापसी के लिए रखते सफर बांधा और रेलवे स्टेशन पर आ गया। टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर खाली बेंच पर बैठ गया। ट्रेन के आने में अभी 1.5 घंटा पड़ा था। इसी असना में रेलवे स्टेशन की मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज बुलंद हुई तो मैंने फौरन मस्जिद का रुख किया। वजू करके बाजमात नमाज अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेजी के बाद तस्बीहात, जिक्र अज़कार और अपने मुर्शद सरकार के बताए हुए वज़ाइफ पूरे करके दोबारा प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। मेरा शुरू से ही एक मामूल है, वो ये कि मैं हमेशा घर से बाहर जाने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करता हूँ और फिर घर जाने से बाहर जाने की दुआ पढ़कर निकलता हूँ। ये इसी मामूल की बरकत है कि अल्लाह करीम ने हमेशा मुझे हादसात से महफूज रखा है। इस प्लेटफॉर्म पर रश कुछ ज्यादा था। सूरज गरूब हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर एक कमजोर सा बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी बराए नाम थी। मेरी बाएं जानिब 50 या 60 के करीब मर्द और औरतें प्लेटफॉर्म पर बैठे थे जिनके कद लंबे लंबे थे और वो सब लंबे गाउन पहने हुए थे जिसकी वजह से उनके चेहरों के नैन नक्श वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। वो आपस में धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी थी। उन लोगों की हरकतों से मैंने अंदाजा लगाया कि ये किसी शादी में जा रहे हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई मगर उसमें से कोई भी मुसाफिर नीचे नहीं उतरा। वजह ये थी कि पूरी ट्रेन खाली थी। ट्रेन की सिर्फ एक ही लंबी और बड़ी सी बोगी थी। मैं भी उनके साथ ट्रेन में सवार हो गया और एक सिंगल सीट पर बैठ गया। जैसे ही सब लोग सवार हुए ट्रेन चल पड़ी। पहले तो ट्रेन सुस्त रफ्तारी से चल रही थी, फिर एकदम उसने रफ्तार पकड़ी और अपनी तेज रफ्तारी से चलने लगी। जिस तरह हवाई जहाज फिजा में उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता है। फिर देखते ही देखते मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रेन जमीन से ऊपर की तरफ उठ रही है। चंद सेकंड के बाद ट्रेन जहाज की तरह फिजा में उड़ने लगी और ट्रेन का रेलवे लाइन पर चलने का शोर भी खत्म हो गया। ट्रेन फिजा में बुलंद होती जा रही थी। मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था कि ये क्या माजरा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जहाज में बैठा हूँ। मुझे कुछ खौफ और घबराहट महसूस हुई तो मैंने दरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। अपना ध्यान हटाने के लिए बाहर देखने लगा मगर बाहर सवाए घुप अंधेरे के मुझे कुछ नजर नहीं आया। हैरत की बात यह थी कि ट्रेन इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ रही थी मगर कोई शोर ना था, ना ही बोगी की खिड़कियों से तेज हवा अंदर आ रही थी। और दूसरी हैरानगी की बात यह थी कि ट्रेन में सवार तमाम अफराद मुझे नजरअंदाज किए हुए थे। दरूद पाक की तिलावत से मुझे बेहद सुकून मिला और सारा डर, खौफ, घबराहट खत्म हो गई। ट्रेन इसी तरह हवा में उड़ती रही। 3 घंटे तक उड़ती रही। फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। एकदम ट्रेन के पहियों का शोर आना शुरू हो गया। चंद मिनट के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। मैं भी उन लोगों के साथ नीचे उतरा तो मुझे हैरत का झटका लगा कि यहाँ दिन था और सूरज निकला था। वो सब लोग एक जानिब चल पड़े तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कोई आधा घंटा चलने के बाद एक मटियाले रंग की बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आई। वो सब इसमें दाखिल हो गए और बिल्डिंग में बने कमरों में जाने लगे। एक खाली कमरे में मैं भी दाखिल हो गया। वहां बड़ा शानदार बेड था। जैसे ही मैं बेड पर लेटा मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर सोता रहा। अचानक किसी ने झंझोड़ कर जगाया। जैसे ही मेरी आंख खुली तो देखा 2 भारी भरकम औरतें मेरे सामने खड़ी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भी बारात के साथ आए हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। एक औरत ने किसी को शियाक कहकर आवाज दी तो अगले ही लम्हे एक बोने कद का बंदा आ गया। औरत ने इसे कहा कि ये भी बाराती है, इसे ले जाओ और तैयार करके ले आओ। ये कहकर वो दोनों औरतें कमरे से बाहर निकल गई। उस बंदे ने मुझे एक चमकदार गाउन पहना दिया और सर पर बड़ी सी पगड़ी बांध दी। मुझे अपने साथ लेकर एक बाग में आ गया जहां बहुत चहल पहल थी। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे जिन पर मुख्तलिफ इकसाम के खाने लगे थे। बड़ी बड़ी तश्तरियों में अजीब किस्म के खाने थे और उन खानों से अजीब सी महक आ रही थी। कुछ फल भी पड़े थे। जब खाना लग चुका तो सब खाने में मसरूफ हो गए मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि उन खानों से उठने वाली अजीब सी स्मेल से मुझे मतली हो रही थी। मैंने 1-2 पल खाए जिनका जायका कड़वा और कसैला था। मैं खामोशी से बैठा रहा।
जब खाना खत्म हो गया तो तमाम बर्तन उठा लिए गए। फिर आवाज आई कि अब गाना बांधने की रस्म होगी। उनकी औरतें तमाम मर्दों की कलाई पर चमड़े का बना फूल जो कि एक डोरी के साथ जुड़ा था वो बांधने लगी। मेरे भी बाईं बाजू की कलाई पर एक गाना बांध दिया गया। बड़ा शोर बुलंद हुआ कि अब रुखसती होगी और साथ ही एक बड़ी सी डोली में दुल्हन को बिठा दिया गया जिसे दो आदमियों ने अपने कांधों पर रख लिया। फिर सब मर्द औरतें कोई अजीब सा गीत गाने लगे और सब लोग उसी रास्ते पर वापस चल पड़े जहां से आए थे। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। कोई आधा घंटा चलने के बाद वही रेलवे स्टेशन आ गया जहां से हम ट्रेन से उतर कर आए थे। प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी थी, उन लोगों के साथ मैं भी ट्रेन में सवार हो गया। जैसे ही सब लोग सवार हुए ट्रेन चल पड़ी, जैसे उन्हीं के इंतजार में रुकी थी। ट्रेन चलते चलते पहले की तरह से हवा में उड़ने लगी। जब आए थे तो ये सब लोग आराम से सफर कर रहे थे, मगर अब एक धमा चौकड़ी शुरू हो गई। सब मर्द और औरतें नाचने लगे, ऊंची ऊंची आवाज में कोई गीत गाने लगे। वो कौन सी जुबान थी, क्या गा रहे थे, क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। काफी देर तक वो हल्ला गुल्ला करते रहे और मैं ट्रेन के डब्बे के कोने में दुबक कर बैठा रहा। फिर वो सब एकदम खामोश हो गए और ऐलान हुआ कि अब दुल्हन अपने हाथ से तमाम मर्दों को मिठाई खिलाएगी और दूल्हा सब औरतों को मिठाई खिलाएगा। सब लोग आमने सामने तरतीब से बैठ गए। एक जानिब औरतों की कतार बन गई और दूसरी तरफ मर्द बैठ गए। दूल्हा और दुल्हन अपनी अपनी जगह से उठे और दोनों ने एक एक थाल मिठाई का उठा लिया। दूल्हा औरतों की तरफ चला गया और दुल्हन मर्दों की तरफ आ गई। दुल्हन जैसे ही किसी मर्द के पास आती वो मुंह खोलता और दुल्हन मिठाई का टुकड़ा इसके मुंह में डाल देती। इसी तरह दूल्हा औरतों को मिठाई खिलाने लगा। मैं मर्दों वाली लाइन के आखिर में बैठा था। जैसे ही दुल्हन मेरे करीब आई, इसने अपने हाथ में मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो एक इंतहाई बदसूरत शक्ल की औरत लगी। उसकी आंखों की जगह पर ऐसे लग रहा था जैसे दो अंगारे जल रहे हो। उसके नथनों से शू शू की आवाज के साथ हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। उसका मुंह खुला था और लंबे लंबे काले दांत नजर आ रहे थे। मैं उसके चेहरे की तरफ देख ही रहा था कि उसके हाथ की उंगली मेरे गाल पर टकराई। मुझे ऐसा लगा जैसे सख्त गरम सलाख का कोना छू गया हो। मेरी एकदम चीख निकल गई और मैं थोड़ा पीछे हट गया। मेरी चीख की आवाज सुनकर सब मेरी तरफ मतवज्जा हो गए। दुल्हन पीछे हट गई तो उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त इतनी सख्त थी, मुझे ऐसा लगा जैसे उनके हाथ लोहे के बने हुए हैं। किसी ने कहा इसको शमूरश के पास ले चलो, तो वो मुझे घसीटते हुए एक बुजुर्ग के पास ले आए जो कि यकीनन उस खानदान का सरबराह होगा। शमूरश ने बहुत गुस्से से और घूर घूर कर मेरी तरफ देखना शुरू किया और अपने साथी से पूछा कि ये आदमजात कहाँ से आ गया। तो सबने कहा पता नहीं ये कब और कैसे यहाँ आ गया। खौफ से मेरी घुग्गी बंधी हुई थी। तो शमूरश ने हुक्म सादर किया कि इस आदमजात को गाड़ी से बाहर फेंक दो, ये कहाँ से रंग में भंग डालने आ गया है। फिर वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गए। अब मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने आयतल कुर्सी और दरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती गाड़ी जो कि फिजा में जहाज की तरह उड़ रही थी उससे मुझे बाहर फेंक दिया। मैं तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। मैं हाथ पांव चला रहा था, मुझे लगा जैसे मेरे पांव जम गए हो। मैं जूं जूं नीचे की तरफ आ रहा था, मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर अचानक यूं हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे दो मेहरबान हाथों ने मुझे थाम लिया और मैं अब ऐसे फिजा से जमीन की तरफ आ रहा था जिस तरह खलाबाज पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरते हैं। अब मैं बड़े आराम से जमीन पर आ रहा था। जैसे ही जमीन के नजदीक पहुंचा मेरा जहन तारीकियों में डूब गया और मुझे कुछ होश न रहा। पता नहीं कितनी देर में बेहोशी में रहा। मेरी आंख उस वक्त खुली और होश आया जब ट्रेन के इंजन ने तेज हारन बजाया। मैं एकदम बेदार हो गया। पहले तो कुछ समझ नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ, मगर चंद लम्हों बाद मुझे लगा कि मैं तो उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर हूँ जहां से मैंने अपने शहर वापस आना था और नमाज मगरिब की अदायगी के बाद ट्रेन के इंतजार में बैठा था। ट्रेन ने रवानगी के लिए विसल दिया तो मैंने अपना बैग उठाया और दौड़कर ट्रेन के एक डिब्बे में सवार हो गया और एक खाली सीट देखकर उस पर बैठ गया। मेरे जिस्म का रुआं रुआं दुख रहा था। जोर जोर से दर्द की टीसें उठ रही थी। मुझसे सीट पर बैठा नहीं जा रहा था। मुझे सख्त तेज बुखार हो रहा था। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। गाड़ी चल पड़ी थी। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कुछ मुसाफिर नीचे उतरे और एक बर्थ खाली हो गई। मैं फौरन बर्थ पर लेट गया और गुजरे हुए वाकयात पर गौर करने लगा
तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई कि मैं किन हालात से गुजरा हूँ। मैंने आयतल कुर्सी और कुछ दूसरी आयात का वेट शुरू किया तो मुझे कुछ कुछ सुकून महसूस हुआ, मगर मेरे गाल पर जहाँ दुल्हन की उंगली टकराई थी वहां अभी भी जलन और दर्द हो रही थी। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो पता चला कि यहाँ ट्रेन 20 मिनट रुकेगी। मैं हिम्मत करके गाड़ी से नीचे आया, स्टेशन की मस्जिद में वजू करके नमाज ईशा अदा की तो काफी हद तक मेरी तबीयत में ठहराव आया। मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी, लिहाजा मैंने पानी का एक गिलास पिया और बर्थ पर लेट गया। गाड़ी कब चली मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं बर्थ पर लेटते ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, मगर गाल पर जलन अभी भी उसी तरह थी। खुदा खुदा करके जब गाड़ी मेरे शहर पहुंची तो मैंने अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर आकर एक रिक्शा लिया। अपने घर जाने की बजाय सीधा अपने पीर साहब मुर्शद सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। सलाम करने के बाद कुछ बोलने लगा तो उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया और फरमाने लगे, मुझे सब मालूम है तुम पर क्या बीती है। फिर फरमाने लगे कि खुश नसीब हो जो जन्नात के दरमियान इतनी देर रहे और उस चुड़ैल जो दुल्हन के रूप में थी उससे बाल बाल बच गए। अगर तुम वो मिठाई खा लेते तो बस फिर। इतना कहकर मुर्शद खामोश हो गए। फिर फरमाने लगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम जन्नात के चुंगल से हिफाजत से निकल आए हो। ये सब अल्लाह के पाक कलाम, आयात और वज़ाइफ की बरकत है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर मुर्शद साहब ने मुझे दम किया और 2 तावीज़ लिख कर दिए कि एक पानी में घोल कर पी लो और दूसरे तावीज़ को नहाने वाली बाल्टी में डालकर इससे नहा लो। मैंने मुर्शद साहब के आस्ताने से लंगर खाया और घर जाकर पहले तावीज़ वाला पानी पिया और फिर पानी वाली बाल्टी में दूसरा तावीज़ डालकर गुस्ल किया तो मेरी तबीयत एकदम हल्की फुल्की और फ्रेश हो गई। गाल की जलन भी खत्म हो गई। और हाँ, वो जो गाना मेरी बाईं कलाई पर बांधा गया था वो अभी तक बंधा है। मैंने खोल कर रख दिया जो आज तक मेरे पास है, मगर मैंने कभी वो दोबारा नहीं बांधा। जब मैं अपने बीवी बच्चों को ये वाकया सुनाया तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। सबकी राय यही थी कि मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है, मगर मैंने जब उनको वो चमड़े का बना फूल और डोरी दिखाई तो सब हैरान और परेशान हो गए और उन सबको यकीन करना पड़ा कि ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकी तौर पर मेरे साथ पेश आया था। मैं जब कभी उस भूत ट्रेन के सफर को याद करता हूँ तो तमाम वाकयात मेरे सामने इस तरह आ जाते हैं जैसे सिनेमा स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही हो, और खौफ से थोड़ी देर के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत ट्रेन का ये सफर मुझे कभी भी नहीं भूलता।